हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं ज्योग्राफी क्लास 10 का चैप्टर 1। इसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं और आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। आइए देखते हैं क्या है हमारे चैप्टर में। तो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कन्वर्सेशन के बारे में कि उसका संरक्षण हमें किस तरीके से करना चाहिए, तो एक बार थोड़ा सा और ब्रीफली देख लेते हैं। देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीवन्स ग्रीड। कि जो हमारे संसाधन है, नेचुरल चीजें हैं, रिसोर्सेस हैं, वो क्या है, किसी के लालच के लिए नहीं है, वो सिर्फ हमारी जरूरतों के लिए है। He plays the greedy and selfish, individual and exploitative nature of modern technology as the root cause of our resources depletion at the global level। लेकिन होता क्या है कि उन्होंने वैश्विक स्तर पर संसाधन ह्रास के मूल कारण के रूप में लालची और स्वार्थी व्यक्तियों तथा आधुनिक तकनीक का शोषणकारी प्रकृति की जिम्मेदारी ठहराए। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो लोग हैं वो संसाधनों का यूज अपने पर्पस के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो अपने लालच के कारण भी करते जा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि आधुनिक तकनीक का यूज करके क्या कर रहे हैं, प्रकृति का शोषण कर रहे हैं। He was against mass production and wanted to replace it with the production of the masses। तो वे बड़े पैमाने पर क्या चाहते हैं कि जो मास प्रोडक्शन है, यानी बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है बड़े पैमाने पर, उसके खिलाफ थे। इसके स्थान पर क्या होना चाहिए कि लोगों की जरूरत के हिसाब से उन चीजों का यूज होना चाहिए और उन्हीं के हिसाब से उनका प्रोडक्शन होना चाहिए। तो आज हम पढ़ लेते हैं थोड़ा लैंड रिसोर्सेज के बारे में कि लैंड रिसोर्सेज में हमारा एक टॉपिक है, तो उसको हम देख लेते हैं। फाइनेंट रिसोर्सेज की जो लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं, फाइनेंट होते हैं, यानी कि एक इनकी लिमिटेशन होती है। इनको हम ना तो एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही इनको कम कर सकते हैं। तो लैंड इज फिक्स, लिमिटेड एंड कैन नॉट बी इंक्रीज। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है, इन लिमिटेड होते हैं और इनको ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही इनको कम किया जा सकता है। ह्यूमन और बायोलॉजिकल सपोर्ट के अगर देखिए, मानव या जैविक संसाधन समर्थन के लिए देखते हैं, इसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ, ये किसके लिए जरूरी है, ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो बुनियादी ढांचा है, और जो हमारा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, उसके लिए क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक बेस की अगर हम बात करें, यानी कि इसका आर्थिक आधार, तो सपोर्ट 95% ऑफ बेसिक नीड। तो ये क्या करता है, हमारी 95% हमारी बेसिक नीड को पूरा करता है, जो इसमें हमारा फूड आता है और क्लॉथिंग आता है। और ये किसके थ्रू होता है, हमारा एग्रीकल्चर के थ्रू होता है, पल्स फॉरेस्ट्री के थ्रू होता है एंड माइनिंग वगैरह के थ्रू होता है। तो ये सारे क्या है, हमारे इकोनॉमिक बेसिस है। फोर्थ अगर हम बात करते हैं हैबिटेट एंड रिसोर्सेज की, यानी कि जो हमारा आवास है, रहने का स्थान है, और रिसोर्सेज संसाधन है। सस्टेन क्या है ये, फ्लोरा एंड फोना एंड स्टोर मिनरल फ्यूल एंड वाटर मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है कि जो हमारी वनस्पति हो गई, जीव जंतु हो गए, इन सबको क्या देती है, सस्टेन करती है, मतलब शरण देती है, आश्रय देती है। और क्या करती है, साथ ही साथ खनिज, ईंधन और पानी का भंडार भी ये है। मैनेजमेंट नीड की अगर हम बात करें कि यानी कि प्रबंधन की जो आवश्यकता है, वो क्या है, रिक्वायर जुडिशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग टू प्रिवेंट डिग्रेशन। यानी कि इनकी जो डिग्रेशन, यानी इनका जो भूमि का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको कम करना और जुडिशियल मैनेजमेंट होना चाहिए, ताकि हम इसकी अच्छे से प्लानिंग के साथ साथ क्या कर सके, इसका यूज कर सके। वहीं अगर हम इसके थ्रेट्स की बात करते हैं, खतरों की, तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, शोषण हो रहा है। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। एंड अनप्लान कंजप्शन कॉज डैमेज, और जिससे जो प्लानिंग के हिसाब से उपभोग नहीं हो पाता, उससे क्या हो रहा है, ये उसका कारण भी है कि इसको क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तो वहीं अगर हम इसके प्लेन्स की बात करते हैं, तो देखिए हमने जो भी पीछे डायग्राम था उसमें देखा था कि हमारा जो ये डिवाइड था तीन पार्ट्स में, प्लेन, माउंटेन एंड प्लेट्यूज। तो इसको वन बाय वन देख लेते हैं। तो प्लेन्स यानी द बेस्ट सूटेड फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, की जो प्लेन यानी मैदानी इलाका होता है, वो किसके लिए ज्यादा सूटेबल होता है, किसके ज्यादा लिए ज्यादा बेस्ट है, एग्रीकल्चर के लिए और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। वहीं अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं, तो माउंटेन्स हमारा 30% है, इसेंशियल फॉर पेरेनियल रिवर फ्लोज, टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। यानी कि जो हमारे पर्वत है, वो हमारी जो बाहर है, पूरे साल हमारी जो नदियां बहती है उनके लिए, टूरिज्म के लिए और इकोसिस्टम के लिए क्या है, ये स्थिरता के लिए आवश्यक है। वहीं अगर हम प्लेटूज की बात करें यानी पठार, तो हमारे 20% है, रिच इन मिनरल्स एंड डिपॉजिट, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज।
कि जो प्लेटूज है वो हमारे सबसे ज्यादा किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, उनके डिपॉजिट्स हैं यहाँ पर। फॉसिल फ्यूल है यानी ईंधन वगैरह है, जीवाश्म ईंधन। और फॉरेस्ट रिसोर्सेस है यानी कि वन संसाधन यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं हम फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट में हमारा होता है जंगल, जो हमारा जंगल एरिया होता है सारा, उसके बारे में देखेंगे हम। लैंड ऑफिशियली नोटिफाई एज फॉरेस्ट एरिया फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस, कि जो हमारे वन होते हैं वो क्या होते हैं, पारिस्थितिक संतुलन के लिए आधिकारिक तौर पर क्या होते हैं, वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित भूमि है। यानी इनको क्या कर दिया जाता है, पूरी तरीके से ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया जाता है कि इनको क्या नहीं करना है, पारिस्थितिक संतुलन तंत्र बनाए रखना है, ताकि हमारी जो भूमि है उसका ह्रास ना हो। वहीं अगर हम नॉन कल्टीवेटेड लैंड के बारे में बात करते हैं, यानी कि कृषि अयोग्य भूमि होती है ये हमारी। फिर हम बैरन लैंड की बात करते हैं, तो बैरन होती है हमारी जो बंजर भूमि होती है, यानी कि जो वेस्टलैंड है। रॉकी हो गया, जहां पर क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र हो गया। डेजर्ट रेगिस्तानी इलाका हो गया। एंड हिली टेरेन अनसुटेबल फॉर फार्मिंग, ऐसे क्षेत्र जो कि फार्मिंग के लिए क्या नहीं है, सूट नहीं करते, यानी कि अनुपयुक्त है, यानी कि उनका यूज नहीं हो सकता, वहां पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। तो वो जो लैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, बैरन लैंड कहते हैं या वेस्ट लैंड। वहीं अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि यदि संरचना की यानी बुनियादी ढांचे की बात करें, तो लैंड यूज फॉर बिल्डिंग, रोड एंड फैक्ट्रीज, की जो लैंड है उसका यूज हम यहाँ भी करते हैं कि बिल्डिंग्स को क्रिएट बनाने में, रोड को बनाने में और फैक्ट्रीज को बनाने में इनका यूज किया जाता है। अदर कल्टीवेटेड लैंड, यानी कि अन्य अगर अकृषिकृत भूमि की बात करते हैं हम, तो पेस्चर्स होती है। पास्चर्स क्या होते हैं, हमारे जो चरगाह होते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं, जो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग, बंजारे लोग होते हैं, वो अपने भेड़ पशुओं को लेकर चलते हैं और वो चरगाह की तलाश में क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। डेडिकेटेड ग्रेजिंग एरिया फॉर एनिमल्स, यानी कि वहां पर क्या होते हैं, वो पशुओं के चरने के लिए एक क्षेत्र दे दिया जाता है उनको, तो उसी को बोलते हैं पास्चर। ट्री क्रॉप्स की अगर हम बात करें, यानी कि वृक्ष फसलों की बात करें, तो ग्रोव्स एंड ऑर्चिड्स, ऑर्चर्ड्स नॉट इंक्लूड इन द नेट ऑफ ज़ोन एरिया, कि क्या होता है कि ऐसी खेती जो बाग, जो हमारे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम ट्री क्रॉप्स बोलते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि देखते हैं कल्चरेबल वेस्ट, यानी कि जो कृषि योग्य बंजर भूमि होती है उसके बारे में देखेंगे। लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years, ऐसी लैंड जिसको 5 सालों के लिए क्या कर दिया जाता है, बिना खेती के छोड़ दिया जाता है। फॉलो लैंड्स, यानी कि अगर हम आगे की बात करते हैं, तो फर्स्ट आता है हमारा करंट फॉलो, यानी कि वर्तमान परती। तो लेफ्ट कल्टीवेटेड फॉर 1 year और लेस टू रिटेन फर्टिलिटी, इसमें क्या होता है कि हमें 1 साल या 1 साल से कम के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी भूमि को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं बिना खेती किए हुए। अदर फॉलोज की अगर हम बात करें, तो लेफ्ट कल्टीवेटेड फॉर 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। अदर में देखेंगे तो क्या किया जाता है कि 1 से 5 साल तक हम ऐसी खेती को ऐसी जो जमीन होती है उसको छोड़ दिया जाता है बिना खेती बाड़ी के। ये होती है हमारी करंट फ्लोज। एग्रीकल्चर एरिया को अगर हम देखते हैं, तो नेट शोन एरिया जो कितना है, द एक्चुअल फिजिकल एक्सटेंट वेयर क्रॉप्स आर शोन एंड हार्वेस्टेड। तो एग्रीकल्चर जो नेट शो एरिया होता है, क्या होता है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। तो ये होता है वो, जहां पर क्या होता है कि एक वास्तविक भौतिक सीमा जहां फसलें बोई और काटी जाती है, जहां पर फसलों को बोया जाता है और काटा जाता है, वो हमारा नेट शोन एरिया कहलाता है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया किसको कहेंगे, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है द टोटल एरिया, इसमें आता है नेट शोन एरिया प्लस में नेट शोन मोर देन वंस इन अ ईयर, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे हमारा जो जहाँ पे हमारे फसल को बोया गया है 1 साल के अंदर और काटा भी गया है, और दूसरा जहाँ पे एक से अधिक बार क्या किया गया है, फसलों को बोया और काटा गया है 1 साल के अंदर। तो ये होता है हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लैंड यूज पैटर्न, की जो लैंड है उसको किस पैटर्न में यूज किया जाता है। तो इसको बहुत सारे तरीकों से यूज किया जा रहा है, जैसे कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना, फॉरेस्ट के लिए यूज करना, पास्चर्स यानी चरगाहों के लिए यूज करना, एंड ह्यूमन सेटलमेंट के लिए यूज करना। वहीं अगर हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड, हमारी जो इंडिया है उसका कितना ज्योग्राफिकल एरिया है, तो वो है हमारा 28.7 मिलियन हेक्टेयर्स, यानी इतना एरिया जो है वो हमारा कैसा है, पूरी हमारी इंडिया का है। वहीं अगर रिपोर्टिंग एरियाज की अगर हम बात करें, तो
305.69 मिलियन हेक्टेयर्स है बेस्ड ऑन विलेज लैंड रिकॉर्ड। इसमें जितने भी गांव होते हैं सारे उनकी लैंड वगैरह सबका रिकॉर्ड देखा गया है। वहीं अगर फैक्टर अफेक्टिंग की बात करते हैं तो फिजिकल कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं इस चीज को, तो वो हो गए फिजिकल जिसमें रिलीफ क्लाइमेट्स वगैरह हो गया, ह्यूमन हो गया जिसमें हमारी डेंसिटी आता है, घनत्व आता है, और टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिसी हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया को इफेक्ट करते हैं। वही अगर हम नेट एरिया शोन को देखते हैं तो नेट एरिया में हमारा कितना आ जाता है 46.2%, यानी ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज वाला एरिया है। फॉरेस्ट एरियाज की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट एरिया कितना है 22 से 24% हमारा जो है ये फॉरेस्ट एरिया है, और इसको इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ही ज्यादा क्या है जरूरत है। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, की जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त ही नहीं है, उपलब्धि नहीं है। ह्यूमन सेटलमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, माउंटेन, डेजर्ट, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, इन सब के लिए इनका यूज किया जा रहा है लैंड का। फॉलो लैंड की अगर हम बात करते हैं तो ये करंट एंड अदर नॉट कल्टीवेटेड फॉर 3 to 5 ईयर। इसमें क्या होती है, हमारी करंट होती है जो कि 3 से 5 साल तक के लिए क्या नहीं की गई है, कल्टीवेट नहीं की गई, यानी कि उन पर कोई खेती वगैरह नहीं की गई है। पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड की बात करते हैं तो स्मॉलर परसेंट बट क्रूशियल फॉर लाइव स्टॉक, तो बहुत ही कम एरिया है जो एनिमल्स के लिए प्रोवाइड है, ग्रेजिंग के लिए और पास्चर्स के लिए। तो ये भी क्या है, एक बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है किसके लिए, लाइव स्टॉक्स के लिए, या लाइव स्टॉक्स मतलब जो हमारे पशु वगैरह है उनके लिए। नेक्स्ट आता है आपका फॉरेस्ट एरिया। तो फॉरेस्ट एरिया में हम देख लेते हैं क्या है। फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज स्लाइटली बट बिलो द 33% टारगेट, कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ तो रहा है लेकिन 33% से ज्यादा अभी इसका टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। वही नेट एरिया शोन की अगर हम बात करें तो इंक्रीज इनिशियली नाउ प्लेटेड, कि जो अभी है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की अगर हम बात करें तो इंक्रीज ड्रेस्टिकली, यानी कि अर्बनाइजेशन हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज हो रही है, तो जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड है उसका यूज यहाँ पर किया जा रहा है। कल्चरेबल वेस्टलैंड डिक्रीज ड्यू टू रिक्लेमेशन, यानी कि रिक्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड है वो डिक्रीज होता जा रहा है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी में आता है माउंटेन्स लो यूज हो रहा है, प्लेन्स का ज्यादा हाई एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। वही पॉपुलेशन इन प्रेशर की बात करते हैं तो स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हाई डिमांड, यानी कि जो लैंड है वो कम है लेकिन उसकी डिमांडें क्या है, ज्यादा है, तो इससे पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, प्रेशर ज्यादा हो रहा है। वही अगर हम इकोनॉमिक नीड्स की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन वर्सेस एग्रीकल्चर प्रायोरिटी की, और इकोनॉमिकल नीड को देखते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को अगर हम देखें तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है, थोड़ा में कंट्रोवर्सी चल रही है कि किसका कहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन किया जाना चाहिए, कहाँ पर सबसे ज्यादा काम होना चाहिए। वहीं अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो अफेक्ट क्रॉपिंग इंटेंसली, कि जो हमारा क्लाइमेट है वो हमारी फसलों को क्या करता है, अफेक्ट जरूर करता है। अगर मानसून हो जल्दी आ जाती है तो ये हमारी फसलों को खराब कर देता है, बारिश आ गई तो हमारी फसलें खराब हो जाती है, बारिश ना हो जिसकी वजह से इरिगेशन नहीं होगा तो क्या होगी, फसलें तब भी खराब होगी, क्यों, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पिक्चर के थ्रू इसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो जनरल लैंड यूज कैटेगरी 1960 टू 1961, ये हमारा 1960 टू 1961 है, और ये 2014 से 15 का एक मैप क्या दिया गया है, पाई चार्ट दिया गया है। तो जैसा कि आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, ये हमारा फॉरेस्ट एरिया जो कितना था 18.11% था, जो कि अब कितना हो चुका है 23.3% हो चुका है। वहीं अगर हम बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड की बात करते हैं जो कि रेड से देखेंगे 18.11% था, जो कि अब डिक्रीज होकर कितना हो गया है 5.5% हो गया है। वहीं एरिया थर्ड हम ग्रीन वाला देखते हैं तो एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, तो ये हमारा पहले कितना था 4.9% था, जो कि अब कितना हो चुका है 8.7% हो चुका है। वहीं अगर हम परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड देखें जहां पर पशु चारागाह वगैरह का जो क्षेत्र था वो 4.7% था, बढ़ा हुआ था, लेकिन अब वो क्या हो गया है, बिल्कुल ही कम हो गया है, यानी कि जो इनका एरिया है वो बहुत ही ज्यादा डाउन होता जा रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं एरिया अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप एंड ग्रोव्स, की जो ट्रीज क्रॉप्स है और ग्रोव्स है उनके लिए जो हमारा एरिया था स्काई ब्लू कलर का वो क्या था 1.50 था, जो अब बिल्कुल ही कम हो गया है। कल्चरेब कल्चरेबल वेस्टलैंड की अगर हम देखते हैं तो वो हमारा ऑरेंज कलर में देखिए पहले कितना 6.23% था, जो कि अब कितना हो गया है 4% हो गया है। फेलो अदर
देन करंट फैलो, तो ये हमारा जो ब्लू कलर में देखेंगे 3.50 था, जो कि अब 3.6 हो गया, यानी कि थोड़ा सा अमाउंट में बढ़ा है। करंट फ्लो की देखें तो ये हमारा 3.73% था, जो कि अब हमारा कितना हो गया है, 4.9% हो गया है। और जो टोटल ओवरऑल नेट शॉन एरिया था वो हमारा कितना था, 46.26% था, जो कि कम हो गया, डिक्रीज हो गया है, कितना डिक्रीज होकर कितना हो गया है, 45.5% हो गया है। तो ये हमारा जो जनरल पाई चार्ट है, इससे शो हो रहा है कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं, कुछ चेंजेस क्या हुए हैं, बढ़े हैं, और कुछ चेंजेस हमारे कम हुए हैं। तो आइए कुछ कारण जान लेते हैं कि हमारे जो लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है वो किस कारण हुआ है, कॉजेस क्या है उसके। फर्स्ट हमारे अगर हम कॉज की देखें तो वो है हमारा ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस हुई है हमारे लैंड्स वगैरह में लेकर, उसने भी क्या किया है, लैंड का डिग्रेडेशन किया है। जनरल मिसमैनेजमेंट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि मैनेजमेंट ही ठीक ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या किया गया है, रिसोर्सेज का यूज किया गया है, जिससे जो हमारी लैंड है वो डिग्रेडेशन हुई है। डिफोरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को क्या करा गया है, काटा गया है। पेड़ों को काटने से क्या हुआ है, जंगलों को बिल्कुल खाली कर दिया गया है, जिससे जो लैंड है वो डिग्रेड हुई है। पर्टिकुलरली सर्व इन स्टेट लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा ड्यू टू माइनिंग। तो देखिए इन क्षेत्रों में, इन जो ये राज्य है, इन राज्यों में क्या हुआ है, माइनिंग की वजह से क्या हुआ है, लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। माइनिंग एंड क्वेरिंग, तो माइनिंग करना भी एक रीजन है। अबैंडन्ड साइट लीव डीप स्केर्स एंड ओवरबर्डनिंग, ओवर ग्रेजिंग प्राइमरी इशू इन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो इन क्षेत्रों में क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोग बंजारे वगैरह होते हैं जो ग्रेजिंग वगैरह के लिए लेकर जाते हैं, और माइनिंग और क्वेरिंग की वजह से क्या हुआ है कि वहां पे उनके लिए जो है कुछ चारा मिला ही नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा क्या करना पड़ा है, वहां के जो लाइव स्टॉक्स वगैरह है उनको भी सफर करना पड़ गया है। ओवर इरिगेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा सिंचाई करना, कॉजेज वाटर लॉगिंग, यानी ज्यादा पानी का यूज कर लेना, लीडिंग टू इंक्रीज सॉइल सैलिनिटी, और इससे क्या हो रही है, जो सॉइल है उसकी सैलिनिटी बढ़ गई है। एल्कनिटी नोटेबली इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वहीं अगर मिनरल प्रोसेसिंग डस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो सीमेंट, ceramic and soapstone industries create dust that block water from infiltrating the soil। तो ये सब सीमेंट वगैरह हो गए, या ऐसे जो इंडस्ट्री में यूज किए जाने वाले तत्व हो गए, जो कि क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटरिंग में जैसे सॉइल के थ्रू पानी जाता है, तो ये क्या करते हैं, उसको ब्लॉक कर देते हैं उस रास्ते को, जिससे भी क्या हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है लैंड को। इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो अनट्रीटेड इन्फ्लुएंट आर मेजर पॉल्यूटेंट फॉर बोथ लैंड एंड वाटर, कि ज्यादा से ज्यादा क्या करना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उसको पानी में डाल देना, जमीनों पे डाल देना, जिससे जो लैंड है वो साथ ही साथ क्या हो रही है, पॉल्यूटेंट होती जा रही है। तो आइए अब जान लेते हैं कंजर्वेशन मेजर्स की, हम किस तरीके से इन संरक्षण के उपाय हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिविजिटेशन, या रिविजिटेशन को हम बोलते हैं अफॉरेस्टेशन एंड प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि पौधे और जो हमारा अफॉरेस्टेशन है उनको क्या करना, उनके लिए रक्षक मेखलाएं बनाना, शेल्टर्स बना देना, ताकि क्या कर सके, वो मिट्टी जो होती है वो उसको पकड़ के रख सके, और क्या कर सकते हैं, हमारी जो सॉइल है, लैंड है, उसको कंजर्व करके रख सकती है। ग्रेजिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, प्रॉपर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग एरियाज, कि जितने भी ग्रेजिंग एरियाज है उन पर क्या करना, नियंत्रण रखना, और क्या करना, उनका पूरी तरीके से प्रबंधन कर देना। एरिड लैंड स्टेबलाइजेशन, यानी एरिड लैंड मतलब जो शुष्क वाली भूमि होती है उनका क्या कर देना, स्टेबलाइजेशन कर देना, स्थिरीकरण कर देना। ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस टू स्टेब्लिश सैंड ड्यून्स, इसमें होता क्या है कि जो रेत के टीले हैं उनको स्थिर करने के लिए क्या लगा देते हैं, कांटेदार झाड़ियां लगाई जाती है, यानी कि थ्रोनी बुशेस को लगा दिया जाता है। थ्रोनी बुशेस मतलब कांटेदार झाड़ियों को लगा देना। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, जो हमारा जितना भी वेस्ट है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस बिफोर डिस्चार्ज, कि जितनी भी बंजर भूमि है उसका क्या करना, उचित से उचित प्रबंधन कर देना, और औद्योगिक अपशिष्टों को छोड़ने से पहले उनका क्या करना, उपचार कर देना। माइनिंग रेगुलेशन क्या है, ये जो यानी कि जो माइनिंग है उसका क्या कर देना, नियंत्रण करना उस पर। बेटर कंट्रोल एंड ओवरसाइट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, कि जो उनका निरीक्षण करना और उन पर क्या करना, कंट्रोल करना,
तो ये सारे पॉइंट्स है जो कि कंजर्व कर सकते हैं हम किसको, अपनी लैंड को बचाने के लिए कुछ उपायों को अपनाना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं, तो जो है हमारा सॉइल से रिलेटेड, ये हमारी सॉइल प्रोफाइल है। तो सॉइल प्रोफाइल में हम जैसे कि देख सकते हैं नीचे हमारी होती है बेड रॉक, यानी जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, फिर वही छोटे छोटे पत्थरों में डिवाइड हो जाते हैं जिसको पेरेंट रॉक बोलते हैं, फिर वो और स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिसे सब सॉइल बोलेंगे। फिर आती है हमारी टॉप सॉइल एंड आफ्टर दैट ह्यूमस आ जाता है, जहाँ पे हम पेड़ पौधों को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। नेचर ऑफ सॉइल की बात करते हैं तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड अ लिविंग सिस्टम। तो सॉइल क्या होती है, हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि इसका हम बार बार यूज कर सकते हैं। एक पौधे को उगाया फिर उसके बाद हम दूसरी फसल को उगा सकते हैं उसी सॉइल में। तो इट इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड अ लिविंग सिस्टम। फंक्शन की अगर हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन है एक्ट एज द मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। तो ये किस तरीके से काम करता है, प्लांट की ग्रोथ के मीडियम के रूप में काम करता है एंड सपोर्ट वेरियस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। फॉर्मेशन टाइम की बात करें, यानी कि इसको बनने में कितना टाइम लगता है, तो एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस। ये क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है, बहुत ही धीरे धीरे इसका प्रोसेस होता है। टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ, यानी कि छोटी सी परत बनने में, गहराई बनने में मिट्टी की क्या लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। फॉर्मेशन फैक्टर की अगर हम बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको बनाने में हेल्प करते हैं, तो वो फैक्टर्स हैं हमारे रिलीफ, पेरेंट रॉक यानी बेड रॉक, क्लाइमेट होता है हमारा, वेजिटेशन हो गई एंड अदर लाइफ जैसे फॉर्म्स एंड टाइम। तो दीज आर द फैक्टर टू क्रिएट अ सॉइल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे क्या होती है, हमारी सॉइल क्रिएट होती है। फोर्सेस ऑफ नेचर, अगर नेचर के फोर्सेस की बात करते हैं तो कौन कौन से फोर्स हैं जो नेचर के लगते हैं इस पर, तो फर्स्ट हो गया टेम्परेचर चेंज। कभी सर्दी हुई कभी गर्मी हुई तो इससे भी क्या होता है, इफेक्ट करते हैं हमारी जो रॉक्स है वो सॉइल बनने में। रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए एंड डिकम्पोजर्स कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन। तो दीज आर द फैक्टर टू अफेक्ट टू मेक अ सॉइल। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे क्या होते हैं, हमारी सॉइल जो है वो बनती है। और बिना इन फैक्टर्स के क्या है कि कुछ भी प्रोसेस काम नहीं करेगा। वहीं अगर हम कंपोजिशंस की बात करते हैं तो कंसिस्ट ऑफ बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि इसमें दोनों ही फैक्टर्स आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। क्लासिफिकेशन बेसिस की बात करें तो सॉइल इन इंडिया आर बेस्ड ऑन फॉर्मेशन फैक्टर। कलर हो गया, मतलब कि जो सॉइल है वो किस किस बेसिस पर आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो, कलर के बेस पे कर सकते हो, टेक्सचर के बेस पे कर सकते हो, थिन के टेक्सचर, उसकी मोटाई पतलाई, एज, केमिकल, फिजिकल, इन सारे बेस पर क्या कर सकते हो आप, सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हो, यानी कि इनका डिवाइड कर सकते हो आप। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मेजर सॉइल टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम एक मैप के थ्रू समझा सकते हैं कि किस किस एरिया में कौन सी सॉइल ज्यादा मिलेगी आपको। तो देखिए फर्स्ट है हमारी ग्रीन, जो कि हमारा ये ग्रीन एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेगी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, यानी कि माउंटेनी एरिया है तो इसको माउंटेनियस सॉइल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये हमारा ये वाला एरिया हो गया, सिक्किम हो गया, तो यहाँ पे आपको कौन सी सॉइल देखने के लिए मिलती है, माउंटेनियस सॉइल। भाई अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो हमारी जो एलुवियल सॉइल है, ये हमारा सारा एरिया कौन सा है, एलुवियल सॉइल का एरिया है, जो कि जिसमें हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा सारा क्षेत्र आता है, ये हमारा एलुवियल सॉइल हो गया। वहीं अगर हम रेड सॉइल की बात करते हैं तो देखिए ये हमारा जो असम वाला एरिया है, ब्रह्मपुत्र वाला, ये हमारा सारा रेड सॉइल है। और येलो सॉइल यहाँ पे मिलेगी आपको देखने के लिए। ये सारा एरिया क्या है हमारा, झारखंड, उड़ीसा, ये सब एरिया, और नीचे यहाँ पे आ जाइए आंध्र प्रदेश वगैरह में, तो ये सारा हमारा एरिया किसका है, रेड सॉइल का है। वहीं अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो ये सारा हमारा ब्लैक सॉइल ही एरिया है। क्यों, क्योंकि ये दक्कन प्लेटू है और यहाँ ये लावा से बना है, तो इसलिए यहाँ पे जो यहाँ की सॉइल है वो ब्लैक कलर की है, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। वहीं अगर हम लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो जिसके जस्ट ऊपर ये देखिए ये हमारी है लेटराइट सॉइल मिलेगी आपको। एरिड सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ आपको देखने के लिए मिलेगी राजस्थान में। तो these are the factor where we can identify the different type of soil। और इस तरीके से हम मैप में लोकेट कर सकते हैं आपको, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। आइए वन बाय वन जान लेते हैं जो हमने डिफरेंट टाइप की सॉइल्स देखी मैप पर, अब उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ लेते हैं। एलुवियल सॉइल अगर हम देखें तो इसके कुछ की फैक्ट्स हैं।
सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल टाइप इन इंडिया, कि सबसे ज्यादा आपको जो एलुवियल सॉइल है वो देखने के लिए मिलेगी इंडिया में, और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, सबसे ज्यादा जो आपकी क्रॉप्स है, जो आपकी खेती बाड़ी है, वो इसी सॉइल में की जाती है। प्राइमरी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पर मिलेगी देखने के लिए, आपको नॉर्दर्न प्लेन में आपको यही सॉइल देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो हमारा एरिया है वो सारा एलुवियल सॉइल का है। ओरिजिन की अगर हम देखें तो डिपॉजिट बाय थ्री मेजर हिमालयन रिवर सिस्टम, कि हमारी जो तीन मेजर रिवर्स है, नदियां हैं, वो ही क्या करती है, अपने साथ डिपॉजिट लेकर आती है, और ये जैसे जैसे नदियां बहती हुई आती है अपने साथ गाद लेकर आती है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये तीनों रिवर्स मिलकर क्या करती हैं, डिपॉजिट करती है, किसको, गाद को लेकर आती है अपने साथ, और खादर और बांगर सॉइल जो है उनको लेकर आती है, जिसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है सॉइल में। अदर रीजंस की अगर हम बात करें तो नैरो कॉरिडोर इन राजस्थान एंड गुजरात की, राजस्थान और गुजरात का बहुत ही कम नैरो एरिया है जहां पर ये डिपॉजिट है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की अगर बात करें तो स्पेसिफिकली द डेल्टा ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। तो ये ना वहां पर भी क्या मिलेगा आपको, ये वाली सॉइल देखने के लिए मिलेगी। तो आइए पढ़ लेते हैं थोड़ा नेचर ऑफ एलुवियल सॉइल के बारे में, यानी कि जो एलुवियल सॉइल है उसका, उसकी नेचर क्या है, उसकी क्या उसकी प्रकृति है। इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, यानी कि जो संरचना है वो अ मिक्स ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इन वेरिंग प्रोपोर्शन, यानी कि इसमें जो होती है रेत हो गई, गाद हो गई और चिकनी मिट्टी, तो ये सारी क्या है, एक अलग अलग प्रोपोर्शन में आपको देखने के लिए मिलेगी। साइज ग्रेडियंट की बात करें, यानी कि इसका जो उतार चढ़ाव है साइज का, वो क्या आता है, एज यू मूव इनलैंड टुवर्ड रिवर वैलीज, सोइल पार्टिकल्स जनरली इंक्रीज इन साइज। तो जैसे जैसे आप नदी, घाटी और अंदरूनी हिस्सों में बढ़ते जाएंगे तो मिट्टी के कणों का जो साइज होता है वो क्या होता है, जनरली आपको बढ़ता हुआ मिलेगा। अपर रीचेस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ऊपरी क्षेत्र की बात करें तो नियर द ब्रेक ऑफ सोइल, यानी कि जो ढलान के टूटने वाला एरिया होता है, जहां पर हमारे माउंटेन्स जो है वो किससे मिलते हैं, प्लेन्स से मिलते हैं, यानी मैदानी एरिया से मिलते हैं। सोइल पार्टिकल्स आर नोटेबली कोर्स, कि जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, वो कैसे मिलेंगे आपको, काफी मोटे मिलेंगे। पिडीमेंट प्लेन्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये मोटे कण वाले क्षेत्र होते हैं, यानी कि कोर्स सॉइल रीजन हो गया। कोर्स सॉइल आर मोस्ट टिपिकल इन पिडीमेंट प्लेन्स, द फुट ऑफ द माउंटेन, एग्जाम्पल इंक्लूड होते हैं इसमें, एग्जाम्पल्स का भी देखेंगे तो इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं, वो कौन कौन से हो गए, एक तो डुएर्स हो गया। डुएर्स क्या होते हैं, ये फ्लड प्लेन्स फुटपाथ ऑफ द ईस्टर्न हिमालयास, यानी जो पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस है उसकी तलहटी या बाढ़ वाले क्षेत्र के क्या होते हैं, मैदान होते हैं। ठीक है। चाओस की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे मिलेंगे, डिसेक्टेड इरोडेड स्लोप फुटपाथ, फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज, तो ये आपको शिवालिक रेंज में दिखाई देंगे, मेनली कहाँ पर, पंजाब में। तराई वाले क्षेत्र की अगर हम बात करें तो मार्शी फर्टाइल बेल्ट्स रनिंग पैरेलल टू द बेस टू द ऑफ द हिमालयस, यानी हिमालय के आधार के समांतर चलने वाली दलदली और उपजाऊ जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर आपको ये तराई वाला क्षेत्र दिखाई देगा। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन बाय एज एलुवियल सॉइल, यानी कि जो एज के आधार पर हमने इसको किस तरीके से क्लासिफाई किया है। तो वो है हमारा बांगर और खादर, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो बांगर होती है ओल्ड एलुवियल, यानी कि पुरानी एलुवियल सॉइल, कंटेन अ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोडल्स, यानी इसमें सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, कंकड़ आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। वहीं अगर खादर की बात करते हैं तो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, कंपोज्ड ऑफ फाइनर पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर। तो ये क्या होता है, इसमें बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, पत्थरों के और कंकड़ के, और ये क्या होती है, बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फर्टाइल होती है, किससे भी ज्यादा, बांगर से ज्यादा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को उगाने के लिए क्या होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट सॉइल है कौन सी, खादर। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसमें आता है न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, यानी अगर हम पोषक तत्वों की बात करें, जनरली रिच इन पोटास, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्या देखने के मिलेगा, पोटास दिखेगा, फास्फोरिक एसिड होगा, और चूने से ये भरपूर मात्रा में मिलेगा। आइडल क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो शुगर कैन, पैडी, व्हीट, कैरल्स एंड पल्सेस। तो इसमें कौन कौन सी फसलें हम उगा सकते हैं, शुगर कैन हो गया, पैडी चावल, धान हो गई, व्हीट हो गया गेहूं,
ठीक है, कैरल्स अनाज हो गए, और दालें हो गई, तो ये सारी चीजें हम इसमें इजीली ग्रो कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हाई फर्टिलिटी लीड टू इंटेंसिव कल्टीवेट एंड डेंस पॉपुलेशन इन दिस रीजन। तो क्या होता है कि कृषि के अगर हम प्रभाव की बात करते हैं तो उच्च उर्वरता के कारण इन क्षेत्रों में क्या होती है, बहुत ही ज्यादा गहन खेती होती है। ठीक है, और यहाँ जनसंख्या भी क्या मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगी इन रीजन्स में। स्पेशल कंडीशन की अगर हम बात करें, यानी कि कुछ विशेष परिस्थितियों की बात करते हैं, तो ड्रायर एरियाज, कैसा एरिया होता है, शुष्क क्षेत्र है। टेंड टू बी मोर अल्काइन, यानी कि कैसा होता है, अधिक क्षारकीय होता है या अल्काइन वाला क्षेत्र होता है। इम्प्रूवमेंट की क्या जरूरत है कि कैन बिकम प्रोडक्टिव विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। तो इसका हम क्या कर सकते हैं, उचित उपचार और सिंचाई के साथ साथ इन्हें अत्यधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। तो ये हो गए हमारा क्लासिफिकेशन के आधार पर हमने एलुवियल सॉइल को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया। तो देखिए नेक्स्ट आती है हमारी ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को जैसे आपने इसका नाम ही सुन लिया ब्लैक सॉइल, तो इसका कलर भी कैसा होता है, ब्लैक होता है। और इट इज ऑल्सो नोन एज रेगड़ सॉइल, तो इसको रेगड़ सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अदर नेम नोन एज रेगड़ सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाता जाता है। कॉटन सॉइल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है वो किसकी की जाती है, कॉटन की जाती है। और इसका दूसरा नाम है रेगड़ सॉइल। बेस्ट क्रॉप की अगर हम बात करते हैं, आइडल फॉर कल्टीवेटिंग कॉटन, तो जैसे कि आपने अभी कॉटन का नाम सुना, तो बेस्ट भी किसके लिए होती है, कॉटन की खेती के लिए। फॉर्मेशन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये किससे बनती है, प्राइमरी शेप्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशन एंड पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी कि जो पेरेंट रॉक मटेरियल है साथ साथ उसके साथ क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशन भी होनी चाहिए, जिससे इसकी फॉर्मेशन होती है। जियोलॉजिकल ओरिजिन की बात करें तो ड्राइव फ्रॉम लावा फ्लोस बेसाल्ट ऑफ द दक्कन ट्रैप रीजन, यानी ये बनी किससे है, जियोग्राफिकल ओरिजिन की अगर हम इसके बात करें तो ये दक्कन प्लेटू पे है, और उसी में से जब लावा निकला था तो उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ था। प्राइमरी लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फाउंड अक्रॉस द दक्कन प्लेटू, तो सबसे ज्यादा ये कहाँ मिलेगी देखने के लिए, दक्कन प्लेटू में ही मिलेगी। और हमारे जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र हो गया, सतपुड़ा हो गया, और मालवा हो गया प्लेटू जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इन क्षेत्रों में आपको देखने के लिए ब्लैक सॉइल मिलती है। साउथ ईस्ट अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा वैली, और साथ साथ गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी आपको ये देखने के लिए मिलती है। तो देखिए ब्लैक सॉइल के थोड़े से पॉइंट्स को और हम हाईलाइट देख लेते हैं। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमली फाइन क्या होती है, बिल्कुल बारीक होती है, क्लेइंग मटेरियल होता है, यानी कि बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है ये। वहीं अगर हम इसके मॉइस्चर्स की बात करें तो एक्सीलेंस कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, यानी कि पानी को ज्यादा से ज्यादा होल्ड करके ये रखने की इसके अंदर क्षमता होती है। न्यूट्रिएंट रिचनेस की बात करें, यानी पोषक तत्वों की बात करते हैं, तो हाई इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। तो सबसे ज्यादा इसमें आपको कैल्शियम भी देखने के लिए मिलेगा, कार्बोनेट देखने के लिए मिलेगा, मैग्नीशियम हो गया, पोटास हो गया एंड चूना। तो ये इसमें सब क्या है, ये भरपूर मिलेगा आपको। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो कि कौन से पोषक तत्वों की इसमें कमी होती है, तो जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट, तो फास्फोरिक कंटेंट है जो उसमें इसकी मात्रा आपको कम देखने के लिए मिलेगी। फिजिकल बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं, इसके भौतिक व्यवहार कैसा है, तो डेवलप डीप क्रैक इन हॉट वेदर, बिकम वेरी स्टिकी व्हेन वेट। तो क्या होता है कि गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जैसी गर्मी हुई वैसी इसमें मिट्टी में क्या मिलेगी आपको, दरारें देखने के लिए मिल जाती है, जिससे हवा का संचार क्या होता है, बेहतर होता है। वहीं अगर गीला होने पर ये कैसी हो जाती है, बहुत ही चिपचिपी हो जाती है। कल्टीवेशन की अगर हम बात करें, खेती की बात करते हैं, तो डिफिकल्ट टू वर्क विद, इसके साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट है। बेस्ट टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट रेन और प्री मानसून, तो पहली बारिश जब होती है या मानसून होता है तभी इस पर काम करना बहुत ही क्या हो जाता है, इजीली हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पे काम करना बहुत ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेड एंड येलो सॉइल, यानी कि लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो इसका जो ओरिजिन है वो क्या है, डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि जो मिट्टी जो होती है वो रवेदार क्या होती है, आग्नेय शैली, यानी क्रिस्टियस इग्नेशियस, जो हमारी रॉक्स होती है और जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, यानी कि जो रूपांतरित चट्टाने होती है, उनके उन पर क्या होती है, ये विकसित होती है। फॉर्मेशन अपीयरेंस की बात करते हैं इसकी, तो रेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन, तो आयरन के डिफ्यूजन की वजह से इसका रंग कैसा होता है, रेड कलर का होता है।
येलो की अगर हम बात करें तो अकर व्हेन द सॉइल इज अ हाइड्रेट फॉर्म, जैसे ही जो मिट्टी होती है वो हाइड्रेट फॉर्म में होती है, यानी कि गीली होने वाली होती है, गीली होती है, तो ये कैसी दिखाई देने लग जाती है आपको, येलो कलर की। प्राइमरी लोकेशंस की अगर हम बात करें तो ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू, तो जो हमारा दक्कन प्लेटू है उसका साउथर्न और ईस्टर्न पार्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तो जो हमारी स्टेट है वो कौन कौन से हो गए, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, पिडीमेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट, क्लाइमेट कंडीशन कैसी होगी, जनरली फाउंड इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, यानी कि जो इसका जो क्षेत्र है वो मध्य गंगा के मैदान वाला क्षेत्र भी है और पश्चिमी घाट के पिडामेंट जोन वाला भी है, जहाँ पे गिरिपात क्षेत्र जिसको बोला जाता है। वहीं अगर इसकी क्लाइमेट कंडीशन की अगर हम बात करें तो यह आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में देखने के लिए मिलता है, यानी कि जहाँ पे बारिश कम होती है वहां पर ये वाली मिट्टी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेटराइट सॉइल, यानी लेटराइट सॉइल जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, यानी कि उसकी विशेषताओं को देखें हम। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है ओरिजिन, यानी कि इसके ओरिजिन कहाँ से, तो नेम ड्राइव फ्रॉम लैटिन लेटर ब्रिक्स, तो जैसा कि इसका जो नाम है ब्रिक यानी ईंट, ईंट के शब्द से लिया गया है। लेटर, लेटर का जिसका अर्थ होता है हमारा ग्रीक। फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, formed by intense leaching due to heavy rain। तो जो इसका निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है कि ये ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में, ऐसी वाले क्लाइमेट में इसका निर्माण होता है जहां बारी बारी से गीला और शुष्क मौसम होता रहता है, और भारी वर्षा के कारण होने वाली जब ज्यादा से ज्यादा लीचिंग होती है तो इस प्रक्रिया से ये मिट्टी बननी शुरू हो जाती है। वहीं अगर हम सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो मोस्टली डीप टू वेरी डीप, यानी कि गहराई से और गहराई में ये चली जाती है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एसिडिक होती है, यानी कि ये अम्लीय होती है, एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, और जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें इस चीज की क्या होती है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी पाई जाती है। वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें, यानी कि इसकी संवेदनशीलता की बात करते हैं, तो क्या है ये, हाई प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू लैंडस्केप पोजीशन, यानी अपनी ढलान स्थिति के कारण यह मिट्टी में इरोजन यानी जो मिट्टी का कम होना है और शरण होने की संभावना क्या हो जाती है, इसमें बहुत ज्यादा पाई जाती है। वेजिटेशन एंड ह्यूमस की अगर हम बात करते हैं, यानी कि ह्यूमस मतलब नमी की बात करें और वनस्पति की बात करें, तो ह्यूमस रिच, तो ह्यूमस तो इसमें बहुत ज्यादा मिलता है आपको देखने के लिए, फाउंड अंडर द डिसीजियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, जैसा कि आप जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं और जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहां पर उसके अंतर्गत बहुत ज्यादा इसकी मात्रा देखने के लिए मिलेगी, किसकी, ह्यूमस की। ह्यूमस प्योर, ह्यूमस प्योर कहाँ होगा, जहाँ पे फाउंड इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट, जो शुष्क क्षेत्र होगा ना जहाँ पे बारिश बहुत कम होगी, ऐसे इन्वायरमेंट होगा वहां पे ह्यूमस की मात्रा आपको देखने के लिए बहुत ही कम मिलेगी। वेजिटेशन की अगर हम बात करें, वनस्पति की अगर हम इसमें बात करते हैं, तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसका देखें, यानी कि भौगोलिक वितरण को देखें, तो साउदर्न स्टेट्स, इसके जो साउदर्न स्टेट्स होते हैं, दक्षिणी वाले राज्य, वेस्टर्न घाट हो गए यानी पश्चिमी घाट वाले राज्य हो गए, जहाँ पे महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा, पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स, तो ये सारे जो है इसके ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाले एरिया हो गए जहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगी। एग्रीकल्चर अगर हम यूज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा ये टी और कॉफी की खेती के लिए क्या है, सुटेबल है, जो कि कहाँ पर उगाई जा सकती है, हिली एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, विथ प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन, क्योंकि वहां पे भी सॉइल का कंजर्वेशन संरक्षण करना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पे टी और कॉफी आप आसानी से ग्रो कर सकते हो। कैश्यू नट, यानी कि जो काजू होते हैं, सुटेबल इन रेड लेटराइट सॉइल फॉर ऑफ तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में जो लेटराइट सॉइल है वहां पे हम कैश्यू नट्स को इजीली ग्रो कर सकते हैं, और कहाँ पे, आंध्र प्रदेश एंड केरला में भी, तो वहां पर सबसे ज्यादा किसकी खेती की जा सकती है, कैश्यू नट की जा सकती है, जो कि हमारे काजू की खेती को के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिड सॉइल, एरिड सॉइल मतलब जो रेतीली मिट्टी होती है, शुष्क मृदा, जो कहाँ पे देखने के लिए मिलेगी आपको, रेगिस्तानी इलाके में देखने के लिए मिलेगी। अपीयरेंस की अगर हम बात करते हैं तो रेड टू ब्राउन इन कलर, तो ये रेड से ब्राउन इसका कलर होता है। टेक्सचर एंड केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सैंडी टेक्सचर एंड सेलाइन नेचर, यानी कि जो इसका नेचर टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, सैंडी यानी रेतीला, और जो नेचर है वो कैसा होगा, सेलाइन होगा, यानी नमकीन वाला, लवणीय प्रकृति का। मॉइस्चर की अगर हम बात करें, यानी इसकी नमी को अगर हम देखते हैं तो लैक ह्यूमस, कम से इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है,
एंड मॉइस्चर ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई इवापोरेशन। तो ज्यादा इसका क्या होता है कि इसमें वाष्पीकरण के कारण इसमें ह्यूमस और नमी की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। स्पेशल फीचर्स की अगर अगर हम देखें तो हाई सोल्ट कंटेंट, इसमें क्या मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा नमक, नमक की मात्रा दिखेगी। सम एरियाज यूज्ड फॉर सोल्ट प्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या हो जाता है, सोल्ट प्रोडक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। सब सॉइल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यानी कि मृदा संरचना की बात करें, तो कंकड़ लेयर, कैल्शियम एट लोअर होरिजन्स, रिस्ट्रिक्ट वाटर इनफिल्ट्रेशन, यानी कि इसमें निचले स्तर पर कंकड़ की परतें पाई जाती हैं जो मिट्टी में पानी के नीचे जाने से क्या करती है, उसको रोकती है। एग्रीकल्चर पोटेंशियल की अगर हम बात करें थे, यानी कृषि क्षमता की बात करें, तो कैन बिकम प्रोडक्टिव विद प्रॉपर इरिगेशन। तो इसको क्या किया जाता है, उचित सिंचाई से के माध्यम से इसको खेती के लिए क्या बनाया जा सकता है, प्रोडक्टिव बनाया जाता है, यानी कि उपजाऊ बनाया जा सकता है। जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान, तो वहां के एरिया को भी क्या किया गया है, प्रॉपर इरिगेशन से कल्टीवेटेड प्रोडक्टिव एरिया बना दिया गया है, ताकि वहां पर खेती बाड़ी की जा सके। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल को अगर हम देखें, यानी जो जंगलों वाली सॉइल होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वन मृदा, ठीक है, जंगल वाली यानी वन मृदा के बारे में। लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन। तो इसका जो कहाँ पे मिलेगी आपको देखने के लिए, हिली और माउंटेनियस रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगी। विथ सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट कवरेज, और क्या होता है यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे जो रेन फॉरेस्ट कवरेज एरिया होता है उसको कवर करती है। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो चेंजेस बेस्ड ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट, तो ये किस पर डिपेंड करती है, पर्वतीय वातावरण के अनुसार इसकी जो बनावट है वो बदलती रहती है। वैली साइड्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि जो घाटी के किनारे वाली है, तो ये कैसा होता है, लोमी एंड सिल्टी टेक्सचर होता है इसका। तो यहाँ की जो लोमी मिट्टी मिलेगी और गाद वाली, सिल्टी मतलब गाद वाली मिट्टी मिलेगी। अपर स्लोप्स की अगर हम बात करते हैं, यानी ऊपरी ढलान की, तो वहां पर एरिया कैसा होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है, यानी जो मिट्टी के कण होते हैं वो बहुत ही मोटे होते हैं। हाई एल्टीट्यूड्स की बात करते हैं, यानी कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तो इन स्नो कवर्ड एरियाज, तो कैसे एरियाज को ये कवर करता है, बर्फीले वाले एरियाज को कवर करता है। द सोइल अंडरगोस डेन्यूडेशन एंड इज कैरेक्टरिस्टिक्स एस एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। तो ये क्या करता है कि यहाँ मिट्टी की जो यहाँ की जो मिट्टी है वो एसिडिक फॉर्म में होती है, एसिडिक होती है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत ज्यादा कम पाई जाती है। फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो सॉइल इन द लोअर पार्ट ऑफ वैलीज, सॉइल इन द लोअर पार्ट ऑफ वैलीज, यानी कि घाटियों के निचले हिस्से, विशेष रूप से नदी की छतों के किनारे पर क्या मिलते हैं, ये जलोढ़ पंख वाले कैसे मिलेंगे आपको, यहाँ की मिट्टी पाई जाएगी, यानी कि बहुत ही ज्यादा हाईली फर्टाइल भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये देखिए जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारी सॉइल है ये कैसी सॉइल है, हमारी फॉरेस्ट सॉइल है। तो ये बात कर लेते हैं सॉइल इरोजन के बारे में कि सॉइल का इरोजन कैसे होता है, यानी कि उसका अपरदन कैसे होता है। यानी कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है उसका अपनी जगह से हट जाना। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो द डेन्यूडेशन यानी वेयरिंग अवे एंड वॉशिंग ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल कवर, यानी कि जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की उसका हट जाना, हवा के साथ या पानी के साथ बह जाना, उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। नेचुरल बैलेंस की अगर हम बात करें, प्राकृतिक संतुलन की, तो सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन नेचुरली अकर सिमल्टेनियसली, कि जो सॉइल फॉर्मेशन होती है, सॉइल इरोजन होती है, वो नेचुरली अपने आप ही अकर करती है, साथ साथ होता है इनका, ठीक है। प्रॉब्लम अराइज व्हेन द बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूट, तो ये दोनों चीजें साथ साथ होती है, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहाँ पे बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है। तो प्राइमरी कॉजेज की अगर हम बात करें, यानी कि प्राथमिक कारणों की अगर हम बात करते हैं इसके, तो ह्यूमन एक्टिविटीज में क्या आती है, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों को काट देना, ओवर ग्रेजिंग करना, पशुओं को ज्यादा चराना, कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग वगैरह क्रिएट करना, माइनिंग करना, खानों को खोदना, एंड डिफेक्टिव फार्मिंग, यानी कि जो फार्मिंग है वो भी कैसी होती है, डिफेक्टिव होती है, गलत तरीके से, ठीक है, डिफेक्टिंग करना, दोषपूर्ण तरीके से करना। नेचुरल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो नेचुरल फोर्सेस, ये तो हो गई ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल फोर्सेस में क्या आ जाएगा हमारा, रनिंग वाटर, तेजी से पानी का बहना जिससे मिट्टी की परत हट जाती है, तेज हवाओं का चलना, एंड ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स भी अपने साथ जब एकदम से आते हैं तो क्या करते हैं, वहां की ऊपरी परत को हटा देते हैं, जिससे जो हमारी सॉइल है वो इरोजन हो जाती है। टाइप्स ऑफ वाटर इरोजन, अब वाटर इरोजन के अगर हम टाइप्स के बारे में पढ़ें तो क्या होंगे हमारे ये,
गली इरोजन क्या होगा? गुली इरोजन होगा। गुली इरोजन क्या होता है कि रनिंग वाटर कट डीप चैनल्स, कि जो बहता पानी होता है वो चिकनी मिट्टी में गहरी नालियां बना देता है। एंड सॉइल एंड क्लेइंग सॉइल टर्निंग लैंड इनटू बैडलैंड एंड रेवेंस, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है? खराब भूमि और बीहड़ भूमि में बदल जाती है। वहीं हम शीट इरोजन की बात करें यानी कि चादर इरोजन की बात करते हैं। वाटर फ्लोस एज अ थिन शीट कव ओवर लार्ज एरिया, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में क्या करना? एक पतली सी शीट के तौर पे पानी का बहना। वॉशिंग अवे द फर्टाइल टॉप सोइल, तो ये क्या करता है? जो ऊपरी परत होती है मिट्टी की फर्टाइल वाली, उसको भी अपने साथ बहा कर ले जाता है। वहीं अगर हम विंड सॉइल की बात करते हैं तो विंड सॉइल क्या होती है? विंड सॉइल ब्लो लूज सॉइल ऑफ फ्लैट दैट द एरिया, कि जो हवा होती है वो भूमि से मिट्टी को क्या करती है? अपने साथ उड़ा ले जाती है, जिस वजह से भी क्या होता है? हमारी जो सॉइल है वो इरोजन हो जाती है, यानी अपनी अपनी जगह से हट जाती है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं सॉइल कंजर्वेशन मेथड, कि सॉइल को किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, क्या उसके मेथड है। कंटर प्लगिंग का मतलब होता है कि समुचित जुताई करना, यानी प्लगिंग अलोंग कंटर लाइंस टू स्लो डाउन वाटर फ्लो डाउन स्लोप्स। ये ढलानों पर पानी के बहाव को धीमा करने के लिए हमने क्या करा है? समुच्चय रेखाओं के साथ जुताई करना शुरू कर देते हैं, यानी ये होता है हमारा हिली एरियाज में, ताकि वहां से जो सॉइल है वो बहकर नीचे ना आए। टेरेस कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो ये होती है सीढ़ीदार खेती की तरह करना, जिसमें क्या होता है? कल्टिंग स्टेप इनटू स्लोप्स टू रिस्ट्रिक्ट इरोजन, कॉमन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, तो ये हिमालयस में होती है, जहाँ पे पश्चिमी हिमालय हो गया या सेंट्रल हिमालयस हो गया। वहां पर क्या करा जाता है कि ढलानों पर सीढ़ियां बना देते हैं, जिससे मिट्टी के कटाव को क्या करा जाता है? रोका जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? पट्टिका कृषि। ये होती है ड्राइविंग लार्ज फील्ड इनटू स्ट्रिप एंड प्लांटिंग ग्रास बिटवीन क्रॉप टू ब्रेक द फोर्स ऑफ द विंड, कि बड़े खेतों को पट्टियों में बांटना और हवा के बल को कम करने के लिए फसलों के बीच में घास की क्या कर देते हैं? पट्टियां उगा दी जाती है। शेल्टर बेल्ट्स की अगर हम बात करें तो प्लांटिंग रो ऑफ ट्रीज टू क्रिएट अ विंड बैरियर, की क्या लगा दी जाती है? हवाओं को रोकने के लिए क्या कर देते हैं? पेड़ों की कतारें लगा दी जाती है। तो दिस हेल्प स्टेबलाइज सैंड ड्यून्स एंड प्रोटेक्ट डिजर्ट रीजन्स, और ये क्या करता है? रेतीले टीलों को स्थिर करने और रेगिस्तानी क्षेत्रों को की रक्षा करने में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। तो दीज आर द मेथड्स टू कंजर्व अ सोइल। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से मेन मेन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ ही अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं हमारी वीडियो को देखकर। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड थैंक यू सो मच।